नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 89 विकास खंडों में टंटिया मामा गौरव यात्रा निकाली जा रही है। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बारे में, जिनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी ने जनहितैषी योजनाओं को लेकर मतदाता के बीच पहुंच रही है, जिससे चुनावी लाभ मिल सके। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए कहा कि 89 विकास खंडों में टंटिया मामा गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पेसा एक्ट के प्रति आदिवासियों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में कई प्रकार के काम कर रहा है। अब तक 52 लाख पौधे युवाओं ने लगाए हैं। पौधों के संरक्षण के लिए पंचायत और वार्ड समितियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही युवा मोर्चा आने वाली 1 दिसंबर से खेलेगा। मध्य प्रदेश का अभियान प्रत्येक विधानसभा में शुरू करने जा रहा है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर बी डी शर्मा ने कहा कि 22, 23 और 24 को गुजरात के साबरमती में चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है। यहां सीखने का भी मौका मिलेगा। देखिए, पैसा उनका जनजागरूकता अभियान तो है ही, लेकिन धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर युवा मोर्चे से लेकर के पूरा समाज केवल जनजागरूकता अभियान नहीं चलाता है, इसके लिए जनजागरूक है। मैं 2-3 दिन के लिए कल से 22, 23, 24 अहमदाबाद के अंदर साबरमती में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ है, तो मैं भी 3 दिन रह करके गुजरात चुनाव में अपनी सेवा करने का प्रयास करूंगा और कुछ सीखने का अवसर मिलेगा कि गुजरात में जो एक ऐतिहासिक सरकारें लगातार काम कर रही हैं, वहां का संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है और माइन्यूटली माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर जो गुजरात चुनाव में काम वहां के कार्यकर्ता करते हैं, वहां का नेतृत्व जो करता है, उस दिशा में पुनः लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इस बार तो और इतिहास बनने वाला है, तो इसलिए मैं भी कुछ सीखने के लिए और अपना कुछ योगदान और अपनी भूमिका निभा सके, तो मुझे भी 3 दिन का अवसर। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं और बीजेपी ने जनहितैषी योजनाओं को लेकर मतदाता के बीच भी पहुंच रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, यहाँ पे देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में नजदीक आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जो है जोर शोर से तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा भी मैदान में उतरकर जनहितैषी योजनाओं को मतदाताओं तक पहुंचा रही है। किस तरीके से भाजपा की तैयारियां चल रही है? बिल्कुल पूजा, आज बीजेपी कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक है प्रदेश कार्य समिति की, जिसमें बी डी शर्मा शामिल हुए थे और अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। तो 1 दिसंबर से खेलेगा मध्य प्रदेश एक बड़ा अभियान युवा मोर्चा शुरू करने जा रही है और उसके बाद खिलेगा कमल, एक ये भी जो अभियान है पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें एक मंडल से 100 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो निश्चित तौर से युवा मोर्चा की एक अच्छी पहल है। खेल के माध्यम से युवाओं को सामने लाया जाएगा और वहीं खिलेगा कमल एक जो अभियान है उसके माध्यम से हर मंडल से 100 युवाओं को जोड़ने का अभियान है। तो निश्चित तौर से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने और उसको लेकर ही लगातार नए नए अभियान चलाए जाएंगे।
जी, जिस तरीके से आपने बताया कि नए नए अभियानों के तौर पर युवाओं को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, युवाओं का बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है। वहीं बात करें कि आदिवासी वर्ग को भी यहाँ पे तवज्जो देती हुई नजर आ रही है बीजेपी, जहाँ पे पेसा एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है और आदिवासियों को पेसा एक्ट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल, जो आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव यात्रा का शुभारंभ किया था और हर जिले में ये गौरव यात्रा जाएगी और जो आदिवासी हैं उनको जो पैसा एक्ट है उसका महत्व बताया जाएगा। उसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आदिवासी हो या सामान्य वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्गों को साधने के लिए लगी हुई है, क्योंकि 2023 के चुनाव नजदीक आ गए हैं। 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। ऐसे में चाहे कोई भी मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अन्य मोर्चे हो या जनता के पास पहुंचने की बात है, बीजेपी सशक्त रूप से अभियान चला के जनता के पास पहुंचने का काम करेगी। जी बिल्कुल कृष्णा, अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी करते हुए नजर आ रही है। एक तरफ देखिए तो कांग्रेस द्वारा यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ भाजपा भी नए नए अभियानों के तहत पर प्रचार कर रही है और साथ में जनता से भी संवाद करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश करे। तो जिस तरीके से सभी पार्टियां यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है, हर एक मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बात कर रही है और जनता से संवाद कर रही है, तो विधानसभा चुनावों की क्या आप दूरदर्शा बता सकते हैं कि किस तरीके से होने वाले हैं, कौन पार्टी अपना परचम लहरा सकती है? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव के लिए 1 वर्ष से भी 1 वर्ष समय बचा हुआ है। ऐसे में कहा जाए तो दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। जहां कांग्रेस वचन पत्र बना रही है, वहीं बीजेपी अपने अभियानों के माध्यम से जो मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है, जनहितैषी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जनता का रुख अभी बता पाना मुश्किल होगा कि किस ओर जाता है। हाँ, 2018 में उसने कांग्रेस को सत्ता दी थी। अब 2023 में किसे सत्ता के शिखर में पहुंचाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए कृष्णा, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर जनहितैषी योजनाओं को भाजपा जो है मतदाताओं तक सीधे संवाद करके पहुंचा रही है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उमंग के खिलाफ उनकी पत्नी ने थार के नौगांव थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। हालांकि इस मामले में उमंग सिंघार का कहना है कि बदनाम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस मामले में प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। जहां बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है, वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही और पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता है, इसलिए पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर यह आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर यह मामला यहां पर कराया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है। नौगांव पुलिस ने इन सभी आरोपों के आधार पर उमंग सिंघार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण यहां पर दर्ज कर लिया गया है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सिंघार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्य है और आपत्तिजनक है। उमंग सिंघार गुजरात चुनाव में सह प्रभारी भी है। उनके खिलाफ आरोपों को एक लंबी फेहरिस्त है। सिंघार जैसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। खुद को बता रही है नौगांव थाने में मामला दर्ज हो गया है। देखिए क्या है कि इस समय ये राहुल गांधी की जो कन्याकुमारी कश्मीर तक की पदयात्रा चल रही है, इसमें जिस तरह से एंट्री में स्वागत की जो खबरें आ रही हैं उससे बीजेपी परेशान है और बहुत से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो नहीं होने पर वो इस तरह के फर्जी मामले दर्ज करा रहे हैं। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये विधायक का मामला है, पूर्व मंत्री का मामला है। इस तरह से एफआईआर कर देना ये ठीक नहीं है। पहले इसकी जांच
होना थी, उसके बाद कोई अगर बात सामने आती तो बात होती। बट ये केवल कांग्रेस के विधायक को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का विधायक डरेगा धमकेगा नहीं, न कोई बीजेपी में जाएगा और न सब राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो 13 दिन की है उसमें हम जोर शोर से भाग लेंगे। ये बहुत दुर्भाग्य है और बहुत आपत्तिजनक है। मैं तो कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि आपके नेता जो गुजरात के सह प्रभारी हैं, अब आप सोचिए कि ऐसे लोग गुजरात के सह प्रभारी हैं तो गुजरात में क्या होने वाला है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत तो होगी ही। ऐसे लोग जो उमंग सिंगार जैसे लोग जिन पर एक आरोप नहीं है, इनके ऊपर आरोपों की श्रृंखला, आरोप नहीं, इन्होंने इस प्रकार के लोगों के साथ अन्याय करने की इनकी श्रृंखला है। आपको ध्यान में होगा पिछले समय में भोपाल के अंदर हमारी कोई एक बहन जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसमें भी यही कह रहे थे कि मैंने शादी कर ली थी और फिर वो मुझे ये कर रही थी। आज यहां पर एक इस प्रकार की घटना, एक बहन ने एफआईआर दर्ज कराई है और भी कई प्रकरण है। मुझे तो सुनने को मिला है कि पता नहीं लंबी फहरिस्त है। अरे कांग्रेस का क्या यही चरित्र है? कमलनाथ जी जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर यही आपके नेता हैं, उमंग सिंगार जैसे लोग, और इनके बारे में कमलनाथ और कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। मैं तो कहता हूं केंद्रीय नेतृत्व को भी, राहुल गांधी जी आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं, आप गुजरात भी जा रहे थे, गुजरात के सह प्रभारी हैं वो, और वो लोग इस प्रकार की महिलाओं के साथ घटनाओं में उनके ऊपर किस प्रकार की धाराएं लगी हैं, इनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल के सींकचों में पहुंचना चाहिए। और उसके बाद सीनेजोरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिला हमसे ब्लैकमेलिंग कर रही है। यह दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस का यही चरित्र है। पूरा मध्य प्रदेश इन्हें जानता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस के इस प्रकार के जो लोग हैं इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होते हैं और बाद में उसी मात्र शक्ति पर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, जो और दुर्भाग्यजनक है और अपराध इन्होंने किया है। इसलिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक उमंग सिंगार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की परेशानी और यहां पर खत्म होने का नाम ले रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता कृष्णा शर्मा का। कृष्णा, यहां पर देखा जाए कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ गुजरात चुनाव का उनको सह प्रभारी बनाया गया और दूसरी तरफ यहाँ पे उनकी ही पत्नी ने यहाँ पे दुष्कर्म का मामला उन पर दर्ज करवाया और विपक्ष लगातार उन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। देखा जाए तो विपक्ष को एक मुद्दा यहाँ पर मिल गया है जिसमें लगातार उमंग सिंगार को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और यहाँ पर उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? पूजा, उमंग सिंगार का नाम फिर विवादों से जुड़ गया है और पहले भी वह विवादों में रहे हैं। पहले भी भोपाल में एक महिला से संबंध होने की बात सामने आई थी और उसने सुसाइड की थी। इस बार उनके घर में ही पारिवारिक विवाद या कहें या उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन विपक्ष जरूर हमलावर है, सत्ता पक्ष उमंग सिंगार पर हमलावर है। बीडी शर्मा की बात की जाए, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, चाहे विश्वास सारंग की बात की जाए, उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि एक गुजरात चुनाव का सह प्रभारी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पद पर है वो इस तरह के काम कर रहा है, इस तरह के मामले उसके सामने आ रहे हैं और एक बहन, एक महिला उसके खिलाफ लगातार अत्याचार के आरोप लगा रही है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस को इस मामले में अपनी सफाई देनी चाहिए। लेकिन वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस कह रही है कि
चूंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करने रही है और इस इतनी लोकप्रियता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो राहुल गांधी की यात्रा है उसकी लोकप्रियता से बीजेपी खपा है और उसके लेकर आरोप लगा रही है और झूठी एफआईआर करा रही है। पीसी शर्मा ने तो ये भी दावा किया कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है और जब विधायक नहीं टूटे हैं तो उन पर एफआईआर कराई गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से ये मामला पेचीदा है क्योंकि ये परिवार का भी उनके मामला है, लेकिन सियासत इसमें हो रही है। और उमंग सिंगार ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि वो बहुत परेशान है और जिस महिला का जिक्र किया जा रहा है उसने उन्हें आर्थिक रूप से मानसिक रूप से परेशान किया है, वो सुसाइड करने की स्थिति में थी। तो निश्चित तौर से अब जांच में क्या आता है ये देखना होगा। पूजा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर जहां पर उमंग सिंगार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। यहाँ दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। इसी बीच नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और नाम वापसी के अंतिम तिथि पर 13 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। 7 ने आदिवासी समाज के अकबर कोराम तो 6 ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को समर्थन दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुभद्रा सलाम और जिला महामंत्री के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर आदिवासी समाज के 6 प्रत्याशियों ने कांग्रेस के समर्थन में नाम वापस लिया है। प्रत्याशियों के नाम वापस लेने से एक बार फिर उपचुनाव का माहौल गर्म होता दिख रहा है। गौरव नहीं आ रहा, पीछे से ले फोटो। भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव में आज नाम वापसी की अंतिम दिवस है और हमारे कुछ साथी जिन्होंने नाम निर्देशन पत्र जमा किया था वे कांग्रेस के पक्ष में अपना विश्वास जताते हुए खासकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों से वे प्रभावित हैं और वे समझे कि अनावश्यक रूप से निर्दलीय में अगर हम अपना चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उससे उसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वे कांग्रेस के पक्ष में विश्वास जताते हुए हमारे प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम आज वापस लिए हैं। गंभीर मीटिंग हुई, काफ़ी जिले के प्रतिनिधि आए थे और उसमें सर्वसम्मति से एक नाम पे तय हुआ और बाकी सब लोग राजी भी थे जो भी आवेदन किए थे। और अकबर राम जी कोराम ये हमारे सर्व आदिवासी समाज की तरफ से प्रतिनिधि होंगे और ये जो चुनाव है कि हमारी कोई समाज की राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पर हम अपनी अस्तित्व की हम जिंदा रहेंगे कि नहीं समाज इस बात की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए इस सरकार ने, राज्य सरकार ने हमारी जल जंगल जमीन की अधिकार जो समाज का था उसको खत्म कर दिया नियम बना करके और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुकदमा आरक्षण का ईमानदारी से लड़ा नहीं और जानबूझ के हारा है और उसके कारण हमारा आरक्षण खत्म हो गया। कलेक्ट्रेट में इस वक्त आदिवासी समाज से करीब 7 प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने पहुंचे, अपना नाम वापसी लेने पहुंचे, जिन्होंने अपने आदिवासी समाज से एक नाम चिन्हांकित कर रखा है और वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। वो हमारे साथ सीधा जुड़ने वाले हैं। अकबर कोराम जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे जी, ये बताएंगे कि आपको समाज ने चुनकर यहाँ लाया है, आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या रणनीति है आपकी? हम लोगों की रणनीति ये है जो सरकार ने हमारे साथ जो अन्याय किया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको हम पूरे हर समाज में पूरे आदिवासी समाज के साथ रखेंगे, घर घर जाके बताएंगे जो समस्या हमारे साथ है। समस्या के मतलब जैसे आरक्षण 32% आरक्षण है ही है, उसके अतिरिक्त जो बैकलॉग की भर्ती है 12 साल का उसको पूर्ति नहीं किए। आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत जो समीक्षा करने का प्रावधान है उसका आज तक समीक्षा नहीं हुआ कि हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या सही हो रहा है, सही भर्ती हो रही है या नहीं हो रही, रोस्टर नियम का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून है, सामाजिक प्रतिषेध अधिनियम है, इस बहुत सारा चीज़ है। इस सबका सरकार के प्रति हमारी नाराजगी है, इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से हम लोगों को कन्विंस करेंगे और हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। दोनों राष्ट्रीय दलों के ऊपर अभी बलात्कारी का आरोप लगा है, दोनों ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच आपको क्या लाभ मिलेगा और किस तरीके से इसका
चुनाव मतदान में आप इसका मुद्दा उठाएंगे? नहीं, मुद्दा उठाने का सवाल ही नहीं है। पूरे पब्लिक को पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको खबर हो चुका है। अगर ये जो खबर है ये सही है, महिलाओं का जो अपमान हुआ है, सम्मान नहीं किया गया है, तो ये मेरे तरफ से तो निंदा करता हूँ। जी, अभी हमारे साथ जुड़े थे अकबर कुर्राम जी। ये अपने पूरे रणनीतिक साथ इस बार चुनाव उतरने वाले हैं और आदिवासी समाज की ओर से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आगे देखना होगा कि आखिर क्या निर्णय होता है और किस तरीके से मामला होगा। मौसम साहू, न्यूज़ काफी। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मौसम साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम, छत्तीसगढ़ में होने वाली विधानसभा चुनाव में पहले भानु प्रताप उपचुनाव की सरगर्मी यहाँ पर तेज हो गई है और अगर बात करें भानु प्रताप सीट पर तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी पार्टियां यहाँ पर जीत का दावा कर रही है। यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और दूसरी तरफ यहाँ पर उपचुनाव में यहाँ पर आदिवासी वर्ग ने भी यहाँ पर अपने एक प्रत्याशी उतारा है और देखा जाए तो आदिवासी समाज भी खासा यहाँ पर कांग्रेस सरकार से कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। तो किस तरीके से ये जो उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन अपनी जीत का परचम यहाँ पे लहरा सकता है? अपने प्रत्याशी को लेके दावा किए हुए थे। करीब 50 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा हुआ था, जिसमें स्क्रूटनी के बाद करीब 21 प्रत्याशी यहाँ पे नाम आए थे। उसमें से आज सभी प्रत्याशियों ने अपना नाम वापसी लेते हुए कुल 7 प्रत्याशी बचे हुए हैं, जिसमें से एक नाम आदिवासी समाज से सामने आया है जो अकबर कुर्राम का है। वो समाज की ओर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियों में देखा जाए तो भाजपा के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है जो अभी सिद्ध होना बाकी है। इससे उनके चुनावी में छवि खराब हो सकती है। इसको लेकर भी आज वहां पे प्रदर्शन की बात की जा रही थी, पर अभी थाना में ज्ञापन दिया गया है और वापस कार्रवाई की बात कही जा रही। वहीं पे कांग्रेस के ऊपर भी उनके कार्यकर्ता के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, जिसको लेके छवि खराब होने की बात कही जा रही। इससे आदिवासी समाज सामने आ रहा है और उनका कहना है कि हम चुनाव जीत सकते हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक नए मुद्दे में यहाँ पर घिर गई है, तो क्या विधानसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है? जी, चुनाव में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है और विभिन्न तरीके से अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, जिसके बाद भी अब तक उनका कोई हल नहीं मिल पाया है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना था कि हमने इसको लेकर चर्चा किया था और बुलाने का प्रयास किया था, पर आदिवासी समाज स्वयं से ना आके इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे आगे ही पता चलेगा कि आदिवासी समाज आखिर क्या सोच रखती है और आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर लगातार डटी हुई है और चुनाव लड़ने की बात की जा रही। वहीं उनका यह भी कहना है कि ये चुनाव तो केवल एक दिखावा है, आगे जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाली है उसको लेकर वो तैयारी में डटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौसम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर भानु प्रताप उपचुनाव की सरगर्मी यहाँ पर देखी जा रही है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कार्रवाई में मुख्तार की 4.40 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र में 3 संपत्तियों की कुर्की की है, जबकि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में ईट भट्टी की कुर्की की है। कुर्क की गई सारी प्रॉपर्टी मुख्तार के चचेरे भाइयों मंसूर अंसारी, मिसबाहुद्दीन और उनकी पत्नियों के नाम पर थी, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की इन बेनामी संपत्तियों को सीज कर दिया है। बताया जाता है कि जिले में मुख्तार अंसारी की 4 स्थानों पर कुल 4.40 करोड़ की बेनामी संपत्ति लीज की गई है। गाजीपुर के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी, उसके गैंग के सदस्य हैं मंसूर अंसारी, उनकी तथा उनकी पत्नी के द्वारा कुछ संपत्तियां अर्जित की गई थी, जो सदम रूप से बेनामी रूप से मुख्तार अंसारी की संपत्तियां हैं, जो और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है। उसके तहत उसकी बेनामी संपत्ति के रूप में 14 के अंतर्गत आज 4 संपत्तियों का कुर्क की गई है माननीय जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर। उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो मोहम्मदाबाद तहसील यहाँ की है, वहाँ पर है, और 3 प्रॉपर्टी शहर गाजीपुर के अंदर है, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ 40 लाख आकी गई है।
जिन्हें आज कोर्ट किया गया है। तो खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी की बेईमानी संपत्तियों का कुर्की की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कार्रवाई में मुख्तार की 4.40 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र में 3 संपत्तियों की कुर्की की है, जबकि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे की कुर्की की है। कुर्क की गई सारी प्रॉपर्टी मुख्तार के चचेरे भाइयों और उनकी पत्नियों के नाम पर थी, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की इन बेनामी संपत्तियों को लीज कर दिया गया है। और बताया जाता है कि जिले में मुख्तार अंसारी की 4 स्थान पर कुल 4.40 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो है वो सीज कर दी गई है। तो खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कार्रवाई में मुख्तार की 4.40 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है और पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र में 3 संपत्तियों की कुर्की की है, जबकि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में ईंट भट्टी की कुर्की की है। कुर्की की गई सारी प्रॉपर्टी मुख्तार के चचेरे भाइयों मंसूर अंसारी और उनकी पत्नियों के नाम पर थी, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की इन बेनामी संपत्तियों को सीज कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखा जाए माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों की कुर्की की ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्रवाई की गई, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है? तो शायद हमारा संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से। तो ये खबर जो है वो गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर, जहां पर खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।